Yeah, what I was saying ki if I talk about tragedy, then you will come to know ki tragedy is a type of play. I was telling to all of you ki tragedy is a type of play, and you will come to know ki it's a type of play which has unhappy ending. Tragedy is nothing at all. Broadly, if you define tragedy, yeah, if you go with the characteristics of tragedy, you will come to know it's a type of play and it has unhappy endings. नंबर वन पॉइंट इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज की जो ट्रेजिडी होता है उसमें जो एंडिंग होता है वह कैसा होता है, अनहैप्पी होता है. तो यू कैन नोट डाउन कि ट्रेजिडी में अनहैप्पी एंडिंग है, नंबर वन पॉइंट. दूसरा चीज की ट्रेजिडी जस्ट अल्टीमेटली इट डील्स विद डार्क साइड ऑफ लाइफ. व्हाट आई वांट टू से, डार्क साइड ऑफ लाइफ, DARK, dark side of life. There is unhappy ending, number one point. Number two point, dark side of life. Number third point, this is tragedy that ends in graveyard. These are the three important words. These are the three important, I think, key words which are enough to understand tragedy, which are enough to get the characteristics of tragedy. Again, I would like to tell to all of you कि जो ट्रेजिडी है उसमें क्या होता है, अनहैप्पी एंडिंग होता है, नंबर वन पॉइंट. नंबर टू पॉइंट कि इन ट्रेजिडी you come to know कि what you get in tragedy, you come to know कि there is the dark side of life. Yeah, dark side of life is presented, yeah, dark side of life is performed, yeah, dark side of life is told in tragedy. Second thing I just want to say कि what it ends in graveyard. Ending in graveyard means what? Ending in graveyard means कि ultimately कि you will find कि there is a critic and the critic says that Shakespeare in the end of the play, especially in Shakespearean tragedy, the stage is littered with corpses. जो क्रिटिक है वो कहता है कि जब शेक्सपियर के एंड का शेक्सपियर के प्ले का एंडिंग होता है या उसका खात्मा होता है, तो जहाँ पे वो प्ले जिस स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है पूरा स्टेज डेड बॉडी से जो है क्या होती है, घिर जाती है, या पूरा वहां पे डेड बॉडी ही डेड बॉडी दिखाई पड़ती है. तो मैंने आपको क्या लिखा था कि देर इज व्हाट इट एंड्स इन ग्रेवयार्ड, नॉट चर्च यार्ड. ग्रेवयार्ड जो शब्द है वह इंडिकेट करता है किसका, कब्रिस्तान को, कि केवल आपको शमशान घाट, कब्रिस्तान, इस तरह की चीजें नजर आती हैं. तो अनहैप्पी एंडिंग, dark side of life, graveyard. Second important thing you have to know कि when we talk about Shakespearean tragedy, in Shakespearean tragedy we don't find the use of three unities. Normally we don't find the use of three unities. Three unities you come to know that was the basic characteristics of Greek tragedy. जो three unities था वह शेक्सपियर, वह जो है ग्रीक ट्रेजेडी का कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में थ्री यूनिटीज आपको नहीं मिलेगा. एंड व्हाट डू यू मीन बाय थ्री यूनिटीज? थ्री यूनिटीज मीन्स टाइम, प्लेस एंड एक्शन. यू रिमेंबर, अगेन यू कैन नोट डाउन. मैं इसके पहले की क्लास में भी बता चुका था, मैं फिर से वही चीजें रिवीजन कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव टू कवर व्हाट, आई हैव टू कवर मैकबेथ आज की क्लास में. तो मैकबेथ कवर करने की वजह से मुझे ये बताना जरूरी है कि ट्रेजिडी में क्या क्या चीजें होती है विद इन 10 मिनट्स. So I'm telling you कि in Shakespearean tragedy you come to know कि what there is no use of three unities. Three unities means time, place and action. टाइम बाउंड क्यों था? टाइम बाउंड पहले इसलिए था कि कोई भी आपका जो इवेंट है, जो स्टोरी है, जो घटना जो आप दिखा रहे हैं, वो 24 घंटे से ज्यादा का समय नहीं क्रॉस करना चाहिए. विद इन 24 आवर्स इट शुड बी अल्टीमेटली व्हाट, इट शुड कम टू एंड. दूसरा चीज, प्लेस क्या था? प्लेस इसलिए रखा गया था कि आप जो भी ट्रेजेडी लिख रहे हैं उसमें जो घटना घटित हो वो केवल एक ही जगह घटित होना चाहिए. ऐसा ना हो कि बार बार उसकी लोकेशन, बार बार उसकी सेटिंग चेंज होती रहे, एज वी सी इन मॉडर्न मूवीज, एज वी सी इन मॉडर्न मूवीज, जैसा कि हम मॉडर्न मूवीज में देखते हैं. या जो है अगर आप देखेंगे खुद मैकबेथ में, जब आप देखते हैं तो मैकबेथ में क्या होता है, मैकबेथ में पता चली पहली जो सीन है जिसको हम ओपनिंग सीन के नाम से जानते हैं, वी फाइंड द प्रेजेंस ऑफ थ्री विचेस. वह कहाँ पर घटित होता है? वह बैरन में है, हीथ में है. फिर उसके बाद वी फाइंड्स wounded sergeant and he returns, he comes from the battlefield and informs
King Duncan, the current situation of the battlefield. So what I want to say, इस तरह का जो परिवर्तन आता है, इस तरह की जो चीजें हमें देखने को मिल रही हैं कि एक सीन में लोकेशन कहीं पर है, दूसरी सीन में लोकेशन कहीं पर है, तीसरी सीन में लोकेशन कहीं पर है। तो वी डोंट फाइंड दीज थिंग्स, वेयर वी डोंट फाइंड दीज थिंग्स इन ग्रीक ट्रेजेडी। ग्रीक ट्रेजेडी में स्ट्रिक्टली जो है किसको फॉलो किया गया, थ्री यूनिटीज को फॉलो किया गया, टाइम को फॉलो किया गया, प्लेस को फॉलो किया गया, एक्शन को फॉलो किया गया। लेकिन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में ना तो टाइम को फॉलो किया जाता, ना प्लेस को फॉलो किया जाता, ना एक्शन को फॉलो किया जाता है। एक्शन का मतलब आई वुड लाइक टू टेल यू कि एक्शन का मतलब ये है कि अगर आप ट्रेजिक एक्शन को लेके बात कर रहे हैं तो पूरी ट्रेजेडी में केवल ट्रेजिक एक्शन होना चाहिए, वहां पे कोई भी कॉमिक सीन नहीं होना चाहिए। नॉट अ सिंगल लाइन रिलेटेड टू कॉमिक इवेंट शुड बी मेंशन्ड देयर, एक लाइन कॉमिक सीन से रिलेटेड भी वहां नहीं होना चाहिए। सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू, वी कम टू नो अबाउट थ्री यूनिटीज, and these three unities we don't find, where these three unities we don't find in Shakespearean tragedy, because in this class we are discussing about Shakespearean tragedy. We want to know about the four great grand tragedies of William शेक्सपियर। सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में कोरस नहीं है। ग्रीक ट्रेजेडी में कोरस होता था, रोल ऑफ कोरस यू विल गेट, रोल ऑफ कोरस यू विल फाइंड, बट हियर यू विल कम टू नो दैट देयर इज नो यूज ऑफ कोरस। कोरस का यहाँ पर कोई यूज नहीं है यहाँ पर। So what I want to say, what I want to tell you, we don't get ultimately what we don't get chorus, but here is what, here is chorus. Next point what I want to say कि when you come to know about the next point, you have to remember that कि शेक्सपियर ने ट्रेजेडी में कोरस का यूज नहीं किया, ग्रीक में कोरस है। एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज कोरस, कोरस है क्या, तो कोरस आपको ये समझना है कि कोरस इज अ ग्रुप ऑफ सिंगर, यह ग्रुप ऑफ सिंगर होता था। और यह जो ग्रुप ऑफ सिंगर होता था, यह क्या करता था, यह जो है पहले चर्च में सर्विस देता था, चर्च में कोरल सॉन्ग, ग्रुप सॉन्ग करता था। और ग्रुप सॉन्ग जब करता था तो इन द एडमिरेशन ऑफ गॉड एंड गॉडेस, गॉड और गॉडेस की प्रशंसा में वह ग्रुप सॉन्ग करते थे। माई वॉइस इज ब्रेकिंग सोनाली। No, sir, it's okay. I think my voice will break only in that situation where there is a poor network. Yeah, yeah, but you all have to mute yourself. सो आई वॉज टेलिंग टू ऑल ऑफ यू कि देर इज व्हाट, देर इज कोरस। कोरस क्या है इसका जानना जरूरी है। जब आप कोरस के बारे में बात करते हैं या कोरस की चीजों को लेकर के करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। और वह कौन सा पॉइंट होता है कि कोरस जो है एक ग्रुप ऑफ सिंगर था, सिंगर होते हैं। और वह जो ग्रुप ऑफ सिंगर होते हैं उनका यूज कहाँ पे किया जाता था, चर्च में किया जाता था। वे कैरोल सॉन्ग गाते थे समूह में, और स्पेशली इन द एडमिरेशन ऑफ गॉड और गॉडेस को लेकर के वे गीत को गाते थे। पहले उनका ड्रामा में यूज नहीं था, उनका चर्च की सर्विस में, चर्च में उनका यूज किया जाता था। उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, देन वी कम टू नो कि कोरस का उसके बाद जो पॉइंट आता है कि उसको जो है कहाँ पे यूज किया गया, ड्रामा में लाया गया। और वे जब ड्रामा में यूज किए गए तो ड्रामा में उनके यूज करने का मात्र एक मकसद होता था। वह कौन सा मकसद होता था, ड्रामा में उनके यूज करने का एकमात्र मकसद यही होता था कि दे हैव बीन यूज्ड टू इंट्रोड्यूस कैरेक्टर्स एंड द थीम ऑफ द प्ले। कैरेक्टर्स और थीम ऑफ द प्ले को उनको इंट्रोड्यूस किया गया था या उनको करने के लिए किया गया था। सो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर, दीज आर द पॉइंट्स विच यू हैव टू रिमेंबर, स्पेशली जो जो उससे रिलेटेड रहा है। I think you all are getting my voice. Hope you all are getting my voice.
Yeah, okay, okay. Actually, there was some hurdle. This is why I have to mute myself, and after just resolving those points, yeah, those issues, I'm again here. So what I want to say ki you have to know ki when we come, yeah, when we tell ki what is chorus, then chorus, remember that it's nothing at all. Chorus a group of singer, या एक ग्रुप ऑफ सिंगर होते थे, और यह जो ग्रुप ऑफ सिंगर होते थे, ये चर्च में अपनी सर्विस देते थे पहले, और ये कोरल सॉन्ग गाते थे, कोरल सॉन्ग इन द एडमिरेशन ऑफ गॉड गॉडेस. लेटर ऑन they have been introduced where they later on they have been introduced into tragedy. बाद में उनको ट्रेजिडी में लाया गया, ड्रामा में लाया गया. और जब वो ट्रेजिडी में लाए गए तो ट्रेजिडी में या ड्रामा में जो उनका काम होता था, वे ये होते थे कि कोई भी सीन, कोई भी इवेंट, किसी भी कैरेक्टर की एंट्री से पहले वे क्या करते हैं, दे कम एंड जस्ट टेल द ऑडियंस. वे आते हैं और ऑडियंस को, स्पेक्टेटर्स को बताते हैं. क्या चीज बताते हैं? दिस इज द कैरेक्टर, दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ द कैरेक्टर, एंड दिस कैरेक्टर का ये रोल है, और ये जो प्ले है इसके बारे में बात करता है. अगर आपको याद होगा, इफ यू हैव रेड गिरीश कर्नाड का एक प्ले हायवदन, हायवदन जो प्ले है, उस हायवदना में देर इज अ कैरेक्टर भगवता. भगवता प्लेज द रोल ऑफ कोरस, वह रोल ऑफ कोरस का प्ले रोल करते हैं. इसके अलावा ग्रीक ट्रेजेडी का अगर आप सोफोक्लिस का एंटीगॉन पढ़ेंगे, वहां पर भी आप जो है देखेंगे सो मेनी प्लेस. लेकिन शेक्सपियर की ट्रेजेडी में कोरस नहीं है. व्हाट आई वांट टू से, शेक्सपियर की ट्रेजेडी में कोरस नहीं है. मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो ट्रेजेडी है उसमें व्हाट डू यू गेट, जो ट्रेजेडी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ट्रेजेडी में इसके अलावा व्हाट अदर थिंग्स डू यू फाइंड, व्हाट अदर थिंग्स डू यू फाइंड. सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू, you are in position to understand the very means the very basic concept of tragedy. One thing I would like to inform to all of you कि after completing the characteristics of Shakespearean tragedy, I will end this session. Then again I will join, because जो ये वीडियो है वो यूट्यूब पे भी अपलोड होना है. तो ये एक पोर्शन होगा हमारे लेक्चर का. ऐसा नहीं कि हम लोग बाहर जाएंगे, फिर हम लोग शेक्सपियर पे बात करेंगे, शेक्सपियर की मैकबेथ पर बात करेंगे. So what I want to say कि we have to go. Second important point कि when I talk about tragedy, तो in tragedy Aristotle said that कि the language of tragedy should be only poetic language. जो tragedy की language होनी चाहिए वह कौन सी language होनी चाहिए? Poetic language होना चाहिए. लेकिन शेक्सपियर ने पोएटिक लैंग्वेज की जगह दोनों लैंग्वेज का यूज किया. प्रोज एंड पोएटिक बोथ लैंग्वेज हैव बीन यूज्ड बाय शेक्सपियर. तो मैं फिर से आपको बता दूं शेक्सपियर ने क्या किया है और शेक्सपियर ने क्या नहीं किया है. शेक्सपियर ने थ्री यूनिटीज का यूज नहीं किया, शेक्सपियर ने कोरस का यूज नहीं किया, शेक्सपियर ने केवल पोएटिक लैंग्वेज का ही यूज नहीं किया, बल्कि पोएटिक के साथ साथ प्रोजाइक लैंग्वेज का भी यूज किया है. जो शेक्सपियर की ट्रेजेडी है उसमें प्लॉट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है. और जो ग्रीक ट्रेजेडी है, ग्रीक ट्रेजेडी में क्या चीज इंपॉर्टेंट है? प्लॉट इंपॉर्टेंट है. लेकिन शेक्सपियर ट्रेजेडी में कैरेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन ऑफ व्हाट, इन कंपैरिजन ऑफ प्लॉट. उसके बाद हम एक चीज समझना है कि शेक्सपियर की ट्रेजेडी में यू विल कम टू नो अबाउट व्हाट, यू विल कम टू नो अबाउट सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स. जो सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स है, इट विल बी ईदर इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इट विल बी ईदर इन द फॉर्म ऑफ थ्री विचेस, या तो या थ्री विचेस के फॉर्म में होगा, या तो या गोस्ट के फॉर्म में होगा. थ्री विचेस मैं एक संख्या बता रहा हूँ, लेकिन या इधर इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ विचेस आर गोस्ट. और जब आप विचेस के फॉर्म में देखते हैं तो यू सी इट वेयर, यू सी इट इन मैकबेथ. और जब आप गोस्ट के रूप में देखते हैं तो गोस्ट के रूप में आप कहां पर देखते हैं? गोस्ट के रूप में यू अल्टीमेटली सी वेयर, गोस्ट के रूप में यू सी इन हैमलेट. So what I want to say, what I want to tell you कि these are the basic characteristics, these are the basic points which you have to contain. सुपर कैरेक्टर्स, सुपर कैरेक्टर्स के अलावा प्रोजाइक लैंग्वेज जो एक अलग चीज चल रहा है. फिर उन्होंने क्या किया था? कैरेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, प्लॉट को कम इंपॉर्टेंस दिया. और उन्होंने थ्री यूनिटीज का यूज नहीं किया हुआ है, उन्होंने कोरस का यूज नहीं किया हुआ, उन्होंने केवल पोएटिक लैंग्वेज का यूज नहीं किया, बल्कि प्रोज और पोएटिक दोनों लैंग्वेज का यूज किया है, जो हमें दिमाग में रखना चाहिए. फिर उसके बाद अगर आप ध्यान में रखेंगे कि उन्होंने अपनी ट्रेजेडी में 5 एक्ट और सीन का डिवीजन किया हुआ है. यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया है 2005 के टीजीटी में कि व्हाट इज एक्ट. मैंने पहले भी बताया था, अगेन आई एम टेलिंग यू कि एक्ट इज नथिंग एट ऑल, बट एक्ट इज व्हाट, एक्ट इज द सब, एक्ट इज द डिवीजन ऑफ एक्शन इनटू द प्ले.
यह जो है एक्शन का डिवीजन, चूंकि जो ड्रामा होता है, ड्रामा में एक्ट होता है और ड्रामा में एक्शन होता है, उसी एक्शन को जब आप कई हिस्सों में बांटते हैं तो आप उसको क्या कह देते हैं, एक्ट कह देते हैं। और जब उसी एक्ट को आप प्ले करते हैं तो वह वर्ब बन जाता है एक्टेड, इट वाज एक्टेड, इट वाज प्लेड। तो एक्ट, एक्शन और ये सब चीजें, तो एक्ट का रिलेशन सीधे किससे है, एक्शन से। एक्ट का मतलब क्या होता है, डिवीजन। किसका एक्ट मीन्स डिवीजन है, किसका डिवीजन है, डिवीजन ऑफ एक्शन। अगर कभी भी आएगा तो ध्यान में रखिएगा, एक्ट का मतलब डिवीजन ऑफ एक्शन, एक्शन का डिवीजन। सेकेंड थिंग आई वांट टू टेल यू कि जब आप डिवीजन ऑफ एक्शन में चलते हैं, जब आप डिवीजन ऑफ एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, तो उसके साथ साथ ये आता है कि क्या जो पूरा डिवीजन ऑफ एक्शन है उसको हम ऐसे ही कर देते हैं, नो नॉट एट ऑल। बल्कि वह जो डिवीजन ऑफ एक्शन होता है वह छोटे छोटे और हिस्सों में बांटा जाता है। जब आप एक्ट को छोटे हिस्सों में बांटते हैं तब आप उसको क्या नाम देते हैं, सीन देते हैं, देन यू कॉल इट सीन। सीन इज व्हाट, सीन इज द सब डिवीजन ऑफ एक्शन। सीन इज सब डिवीजन ऑफ एक्शन। एक्शन को जब आप और छोटी इकाई में बांटते हैं तो उसको सीन कहा जाता है। तो शेक्सपियर के ड्रामा में कितना 5 एक्ट है, कितना सीन है, बहुत सारे छोटे छोटे सीन्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू कि शेक्सपियर ने अपनी ट्रेजिडी में कैरेक्टर को इंपॉर्टेंस इस आधार पे दिया हुआ है कि मैंने पहले बता दिया, उन्होंने प्लॉट को इंपॉर्टेंस नहीं दिया, उन्होंने कैरेक्टर को इंपॉर्टेंस दिया। कैरेक्टर को इंपॉर्टेंस इस आधार पे दिया कि जो भी आप करेंगे, जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे, जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। इसका मतलब यह है कि जैसी ही आपका करना होगा, जैसी आपकी करनी होगी वैसी आपकी भरनी होगी। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो अच्छा, वो लक वगैरह, उन्होंने ये कहा कि कैरेक्टर इज डेस्टिनी। उन्होंने नहीं कहा डिस्टिनी इज कैरेक्टर, उन्होंने कहा आपका चरित्र ही आपका भाग्य है। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो श्योरली यू विल फ्लरिश, अगर आप बुरा काम करते हैं तो आपका डाउनफॉल होगा। इसीलिए आप देखेंगे कि मैकबेथ में, मैकबेथ शुरू में अच्छा काम करते हैं, किंग डंकन की हिफाजत करते हैं, उनके राज्य की हिफाजत करते हैं, उनके राज्य को बचाते हैं और उनको डेवलपमेंट भी उनका होता है, देन ऑफ कार्डर बनते हैं, देन ऑफ ग्लेमिस बनते हैं। लेकिन जब थ्री विचेज एक कहती हैं कि यू आर द फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड या यू विल बी द फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड, तो मैकबेथ के दिमाग में एक कीड़ा चलने लगता है कि उनकी दो भविष्यवाणी सही हो गई, मैं देन ऑफ कार्टर बन गया, देन ऑफ ग्लेमिस बन गया, लेकिन मैं फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड कैसे बनूंगा। तो यह उनका इविल एम्बिशन है और यही उसका थीम है। और इसी इविल एम्बिशन को सेंटर बना करके, पॉइंट बना करके पूरी कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। जब पूरी कहानी को आगे बढ़ाया जाता है तो हम पता चलता है कि वो गलत रास्ते पर निकल चलते हैं, अपनी वाइफ का हेल्प लेते हैं और वाइफ का हेल्प लेने के बाद वो जो है क्या करते हैं, किंग डंकन का मर्डर कर देते हैं। फिर जब आपने एक बार बुरे रास्ते को अपना लिया तो लगातार आप उसी रास्ते पर चले जाते हैं, बैंकों का मर्डर और उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि और भी फिलियंस तो बच जाते हैं, लेकिन बैंकों का जिस हिसाब से मर्डर हुआ और तमाम तरह की परेशानियां उनके सामने आती जाती हैं, फिर वो रिपेंट करते हैं। देन उनकी वाइफ कहती है, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, ओ ओ ओ। मैकबेथ कहते हैं, लाइफ इज लाइक अ बर्निंग कैंडल, लाइफ इज लाइक अ वॉकिंग शैडो। तमाम तरह की जो मतलब उनके पश्चाताप करते हुए जो डायलॉग है आपको प्ले में देखने को मिलेगा। दूसरा चीज जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है उसकी सबसे बड़ी खासियत अगर आप रहेंगे, उसमें साइकी है, ह्यूमन नेचर की बात कही गई है। आदमी क्या सोच रहा है, इसीलिए उसको सॉलिलिकी में सॉलिलिकीज यू फाइंड। और जो शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी का जो सॉलिलिकी है वो बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉलिलिकी है क्या। तो रिमेंबर दैट कि जो सॉलिलिकी है उस डायलॉग को कहा जाता है जब कोई कैरेक्टर स्टेज पर अकेले आकर के बोलता है और खुद ही उसका जवाब देता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है वह उसको रिवील करता है स्पेक्टेटर्स के सामने, लेकिन स्टेज पर अकेले होगा और वहां पर कोई दूसरा कैरेक्टर नहीं होगा, तब उस डायलॉग को क्या कहा जाता है, सॉलिलिकी कहा जाता है। तो इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको बताया, सॉलिलिकी, SOLILOQUI, सॉलिलिकी वह डायलॉग है जब कैरेक्टर अकेले स्टेज पर आएगा, बोलेगा, जो उसके दिमाग में चल रहा है उसको एक्सप्लेन करेगा और स्टेज पर कोई दूसरा कैरेक्टर नहीं होगा, तब उसको क्या कहा जाएगा, सॉलिलिकी कहा जाएगा। उसके बाद एक और चीज आता है, असाइड। असाइड क्या होता है, असाइड भी एक तरह का डायलॉग होता है, लेकिन असाइड और सॉलिलिकी में फर्क ये होता है कि असाइड में जब बोलने वाला होगा तो जो बोलने वाला होगा उसके बगल में एक और कुछ कैरेक्टर होंगे और वह उन कैरेक्टर से दूरी बना लेगा।
वह उन कैरेक्टर से दूरी बना लेगा। दूरी बनाने के बाद ऐसा लगेगा कि वे उसको सुन नहीं रहे हैं, लेकिन स्टेज पर अदर कैरेक्टर्स का प्रेजेंस हम पाते हैं या देखते हैं। तो इस तरह के डायलॉग को हम क्या कहते हैं, इस तरह के डायलॉग को हम असाइड कहते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक रही प्रोज और पोएटिक लैंग्वेज रहा है, सालिलिकी का कॉन्सेप्ट रहा है, असाइड का कॉन्सेप्ट रहा है, ह्यूमन साइकी का कॉन्सेप्ट रहा है, और उसका जो सेटिंग होगा, पार्टिकुलर प्लेस होगा, सीन बदलती रहेगी। अगर जैसे डेनमार्क की बात है तो डेनमार्क में ही जरूरी नहीं कि पूरी घटना हो, डेनमार्क के अलावा भी जाए। आई एम गिविंग द एग्जांपल की एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। अगर स्कॉटलैंड की बात है तो जरूरी नहीं कि स्कॉटलैंड तक, स्कॉटलैंड के अलावा इंग्लैंड की भी बात होगी, डेनमार्क की बात होगी, जरूरी नहीं कि हीथ और बैरन की ही बात होगा, बैटलफील्ड की भी बात होगी, पैलेस की भी बात होगी। लोकेशन बदलता रहेगा, शिफ्ट होता रहेगा। और प्रोज और पोएटिक दोनों लैंग्वेज का यूज किया जाएगा, ट्रेजिक और कॉमिक दोनों सीन होगा। आप कहेंगे सर मैकबेथ में कहां पर कॉमिक सीन है? जो पोर्टर सीन है, पोर्टर सीन जो है आपका कॉमिक सीन का ही एग्जाम्पल है। इसके अलावा ह्यूमन साइकी को लेकर के जो है बहुत ज्यादा बात की गई है। तो आई थिंक दैट यू आर इन पोजिशन टू अंडरस्टैंड द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेजिडी, स्पेशली शेक्सपियन ट्रेजिडी क्या है। थ्री यूनिटीज नहीं है, कोरस नहीं है, और साथ ही साथ जो है केवल पोएटिक लैंग्वेज नहीं, प्रोज और पोएटिक दोनों लैंग्वेज है। कैरेक्टर का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, प्लॉट को कम इंपॉर्टेंस दिया गया है। और शेक्सपियर की जो ट्रेजिडी है वो मेल ओरिएंटेड ट्रेजिडी है। मेल ओरिएंटेड ट्रेजिडी का मतलब कि उन्होंने जो है क्या किया हुआ है कि मेल को ही सेंटर में रखा है। उन्होंने फीमेल को ट्रेजिडी में इंपॉर्टेंस नहीं दिया, क्योंकि उनका कहना था कि जो मेल है उनका नेचर ऐसा है कि वो बैटल के लिए, वार के लिए एंड तमाम तमाम जगहों के लिए वही सूटेबल है। तो ये सारी चीजें भी कम टू नो। तो मैं इसमें इस लेक्चर को मैं रिकॉर्ड करके कंप्लीट कर रहा हूँ, और दूसरे पे मैं अभी तुरंत आ रहा हूँ। तो होप you will like you all have enjoyed this lecture, and let me complete, I will end the session and it will complete. जो बातें हमें ध्यान में रखनी मैकबेथ को लेकर के, आई एम जस्ट टेलिंग यू दीज पॉइंट्स। और वो चीज क्या है कि मैकबेथ जो ट्रेजिडी है, दिस पार्टिकुलर ट्रेजिडी मैकबेथ इट पब्लिश्ड इन 1606, 1606 ईस्वी में पब्लिश हुआ है। देन द क्वेश्चन इज दैट कि एक्सेप्ट इट हाउ मेनी ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर यू फाइंड। इसको अगर आप देखेंगे कि 1606 ईस्वी में जब ये ट्रेजेडी आती है तो शेक्सपियर की इसके अलावा तीन और ग्रेट ट्रेजेडी है। तो क्या क्या क्वेश्चन वहां से आते हैं? सबसे जो पहला क्वेश्चन आता है वो चीज ये आता है कि क्रोनोलॉजी को लेकर के आता है। क्रोनोलॉजी में हमें ध्यान में रखना है, मैंने पहले भी लिखवाया था होक्म, कि अगर आप इसको इस तरह से ध्यान में रखें, HOKM, एच फॉर हैमलेट लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी यू नो हैमलेट। O फॉर ओथेलो, K फॉर किंग लियर, M फॉर मैकबेथ, M फॉर मैकबेथ। आर यू गेटिंग माई वॉइस? Yeah, yeah, is it visible? The whiteboard which I shared, is it visible? या ओके। आपके व्हाइट बोर्ड विजिबल नहीं तो देर इज अ नेटवर्किंग इशू इन योर एरिया। ऐसा नहीं है अभी सबको मैंने व्हाइट बोर्ड का जो गया होगा, you will come to, but I will yeah, it will be visible very soon, it will be visible. So there are the four great tragedies, that is Hamlet, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। और मैंने इसके पहले भी बताया था कि जो हैमलेट है वो 1602 ईस्वी में आता है, ओथेलो 1604 ईस्वी में आया है, किंग लियर 1605 ईस्वी में आया है, मैकबेथ 1606 ईस्वी में आया हुआ है। तो रिमेंबर दिस क्रोनोलॉजी, आपको इस क्रोनोलॉजी को रिमेंबर करना है या आपको ध्यान में रखना है। रिमेंबर दिस क्रोनोलॉजी। Second thing I want to tell you कि when you go with this particular uh, when you go means मैकबेथ, स्पेशली आज की क्लास में जब मैकबेथ के पे बात करेंगे तो हमें पता है कि जो मैकबेथ है यह जो है ट्रेजेडी विलियम शेक्सपियर का है, और इसकी जो सेटिंग है वो कहाँ पर है? स्कॉटलैंड। द सेटिंग ऑफ द प्ले आकर्स वेयर, द सेटिंग ऑफ द प्ले आकर्स इन स्कॉटलैंड। ये आपको बताने की जरूरत नहीं कि उसके कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, ऑलरेडी आप कैरेक्टर से वाकिफ हैं, फिर भी मैं कुछ का नाम लिखूंगा, कुछ को मैं डिस्कस करूंगा। तो एक तो सेटिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सेटिंग के अलावा
जो आपका ये प्ले है, उस प्ले का थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ द प्ले? So the theme of the play is, what the theme of the play is, evil ambition. What do you find the theme of the play is? Evil ambition. So I'm writing here. You have to note down these points. Evil ambition. If I ask the question कि evil ambition is related to whom, जो evil ambition है वो किससे related है? Evil ambition is related to whom? Can you respond me? Is it related to King Duncan? Macbeth, exactly. क्योंकि जो प्रोटेगनिस्ट होगा, जो भी प्रोटेगनिस्ट होगा, उस प्रोटेगनिस्ट का जो वीक पॉइंट होगा वही शेक्सपियर की ट्रेजेडी का थीम। जो भी प्रोटेगनिस्ट होगा, जो उसका वीक पॉइंट होगा, वही शेक्सपियर की ट्रेजेडी का थीम बनता है। जैसे अगर आपको याद होगा कि हैमलेट जो है वह प्रोटेगनिस्ट है, उसका वीक पॉइंट क्या है? डिले इन एक्शन। तो उसका जो थीम बना है वो क्या बना? डिले इन एक्शन, या उसी को क्या नाम दिया गया? प्रोकास्टिनेशन। अगर आप किंग लियर में देखेंगे, किंग लियर जो है उसका जो वीक पॉइंट है वह क्या है? क्रीडुलस। जल्दी विश्वास कर लेता अपनी बेटियों पर। एंड डिवाइड्स हिज किंगडम एमंग कॉर्डेलिया, रीगन एंड द अदर डाटर। तो उसका जो थीम बनेगा वो क्या होगा? क्रीडुलस। अगर आप देखेंगे ओथेलो में, वहां पे जेलस नेचर है, और उसको सबसे ज्यादा कौन प्रेजेंट करता है? इयागो। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये जितनी भी चीजें हैं, हम जो बात कर रहे हैं, किसी भी प्ले को समझने के लिए उसकी सेटिंग और थीम को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले चूंकि मैकबेथ पे बात कर रहे हैं, तो मैकबेथ की सेटिंग कहां पर? स्कॉटलैंड है। मैकबेथ का जो थीम है वो क्या है? इविल एम्बिशन है। बाकी आपको ये पता है कि इसमें और क्या है? इसमें कैरेक्टर इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन प्लॉट। सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स है, और सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स किस रूप में आता है? थ्री विचेस। राइट डाउन दिस पॉइंट। Supernatural characters come in the form of three witches. It comes in the form of three witches. इसके अलावा कौन कौन सी सीन इंपॉर्टेंट है वो हमें पता होना चाहिए। जब आप मैकबेथ की बात करते हैं तो मैकबेथ में कुछ सीन है जो मैं लिख रहा हूं। सबसे पहला सीन है ओपनिंग सीन। ये जो ओपनिंग सीन है, इसी ओपनिंग सीन में ही थ्री विचेस आती हैं। ओपनिंग सीन ऑफ मैकबेथ मीन्स एंट्री ऑफ थ्री विचेस। ये जो ओपनिंग सीन है, यू कम टू नो इट आकर्स वेयर। ओपनिंग सीन में हीथ और बैरन लैंड को दिखाया गया है, क्योंकि थ्री विचेस के लिए वही सुटेबल प्लेस हो सकता है। तो देयर इज द ओपनिंग सीन इन मैकबेथ, एंड दिस ओपनिंग सीन यू फाइंड द एंट्री ऑफ द थ्री विचेस। और इसका सेटिंग कहां पर दिखाया गया है? हीथ और बैरन। HEATH, हीथ एंड बैरन लैंड। हीथ एंड बैरन लैंड को दिखाया गया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जब आप देखेंगे कि उसमें हीथ और बैरन लैंड को दिखाया जाता है, तो देयर आर सम अदर पॉइंट्स जो ध्यान में रखना है। यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि थ्री 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 विचेस ने एक डायलॉग बोला था। उस डायलॉग का नाम है फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। तो यू कैन नोट डाउन, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर।
इसके अलावा ये जो डायलॉग है, आगे की भी एक लाइन है जो जानना जरूरी है। हावर थ्रू द फॉग एंड fill the air. Sometimes it is asked it has been spoken by whom and where does it occur. So it has been spoken by three witches. A hover word, hover, HOVR, hover का मतलब होता है मेक अ सर्किल। हम ग्रुप में जो है क्या करेंगे, एक सर्किल बना करके, हावर थ्रू द फॉग एंड फिल द एयर। तो फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, हावर थ्रू द फॉग एंड फिल द एयर। It has been spoken by whom? It has been spoken by the three witches, and it shows the contrast between human nature and supernatural character. ये पॉइंट आप जरूर लिखिएगा। इट शोज द कंट्रास्ट बिटवीन नेचुरल एंड सुपर नेचुरल कैरेक्टर। उसके अलावा फिल्दी के बाद एयर शब्द आना चाहिए, नहीं तो आप उसको भूल जाइए, मैं लिख दे रहा हूँ। AIR, फिल्दी एयर। मैं फिर से पूरी लाइन बोल दे रहा हूँ। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, हावर थ्रू द फॉग एंड फिल्दी एयर। और क्या क्या चीज है इस सीन में? थंडरिंग एंड लाइटिंग। नोट डाउन दिस पॉइंट आल्सो, देयर इज थंडरिंग एंड लाइटिंग। THUNDERING, थंडरिंग एंड लाइटिंग। सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स को प्रेजेंट करने के लिए ये चीज यूज किया गया है। LIGSTNING, थंडरिंग एंड लाइटिंग। Another important point you will come to know, and what is that? That is कि इसके अलावा जो है एक और पॉइंट आता है जो बहुत सिग्निफिकेंट है। वो कौन सी सीन है? दैट इज द डैगर सीन, DAGGER, डैगर सीन। DAGGER, डैगर सीन। एक और सीन है पोर्टर सीन। अगर आपने मैकबेथ पढ़ा होगा तो आपको ये पता है कि डैगर सीन में डैगर को लेकर के उसके दिमाग में क्या आता है, क्या साइकी आती है। अब उसकी यहाँ पे वो बताने की जरूरत नहीं कि डैगर कैसे जो है उसके दिमाग में आ रहा है, उसकी इमेज क्या बन रही है। नो, नॉट एट ऑल। हियर व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि जो डैगर सीन है किस प्ले का हिस्सा है? डैगर सीन इज द पार्ट ऑफ मैकबेथ। पोर्टर सीन में आपको ये पता है कि मैकबेथ के किले के पास एक दरबान खड़ा रहता है, और वो ये कहता है कि ऐसा लगता है कि यह मैकबेथ का किला नहीं है, बल्कि मेरी ड्यूटी नर्क के द्वार के पास लगी हुई है। तो उसमें जो है क्या करते हैं, टेलर आते हैं एक, और टेलर के अलावा एक किसान आत्महत्या करता है, वो भी नर्क में जाता है। तो उस सब का जो सीन है वहां पे मिमिक्री, रिडिकुलस एटमॉस्फेयर, थोड़ा सा कॉमिक सीन है। तो पोर्टर सीन भी वहां पे, पोर्टर का मतलब ही हो गया वॉचमैन। और आपको याद होगा एक और सीन है, दैट इज बैंकेट सीन, BANQUET, बैंकेट सीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बैंकेट सीन। इसी बैंकेट सीन में ही यू फाइंड व्हाट, यू फाइंड
द गोस्ट ऑफ बैंको, द गोस्ट ऑफ बैंको। जब किंग डंकन की हत्या कर दी जाती है और दोनों राजा और रानी बन जाते हैं, मैकबेथ और लेडी मैकबेथ, तब वो जो है दावत देते हैं, और जो राजशाही दावत होता है उसके लिए क्या होता है, बैंकेट। सामान्य सी दावत के लिए फीस्ट वगैरह होता है, FEAST, लेकिन राजशाही दावत के लिए जो वर्ड होगा दैट इज बैंकेट, BANQUET। उसमें आप देखेंगे कि सारे लोग आते हैं, बैंको नहीं आ पाता क्योंकि बैंको का मर्डर करा दिया जाता है, किसके द्वारा, खुद मैकबेथ के द्वारा। और कैसे उसका गोश्त वहां पे आता है, एंड ही टेक्स द सीट ऑफ whom it takes the seat of बैंक, क्या मैकबेथ का, मैकबेथ कैसे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, देन लेडी मैकबेथ कम्स एंड कंट्रोल्स द सिचुएशन। वहां पर वो चीज आपको देखने को मिलेगा। एक और सीन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको याद होगा, स्लीप वॉकिंग सीन। इसी में ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, ओह ओह ओह। स्लीप वॉकिंग सीन, स्लीप वॉकिंग सीन। And in this sleepwalking scene, you find what? You find the madness of Lady Macbeth. ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ऑलरेडी जो भी पढ़ा हुआ है वो तो इतना पता ही है कि इसमें क्या दिखाया जाता है, मैडनेस ऑफ लेडी मैकबेथ। वी फाइंड मैडनेस ऑफ लेडी मैकबेथ। Except it, I will tell you some more points which are highly significant। इन सब के अलावा, ये तो मैंने आपको सीन बता दिया, मैंने आपको सेटिंग बता दिया, मैं कि इसका जो सेटिंग है स्कॉटलैंड है। अब आपको कैरेक्टर पर चलना चाहिए कि इसके जो कैरेक्टर्स है, आपको पूरा ड्रामा नहीं पढ़ना कि एक एक लाइन पढ़ना है। आपको ये पता करना है कि व्हाट आर इंपॉर्टेंट थिंग्स, कैरेक्टर हो गया, थीम हो गया, सेटिंग हो गया, सीन हो गया। अब नाउ कम ऑन कैरेक्टर्स। जो कैरेक्टर्स है, उस कैरेक्टर्स में सबसे पहले मैकबेथ। इफ आई यूज द वर्ड मैकबेथ, चाहे आप कहिए प्रोटेगनिस्ट, चाहे आप कहिए हीरो, हीरो ऑफ द प्ले। प्रोटेगनिस्ट इसलिए वर्ड नहीं यूज किया जा सकता, कारण है कि कोई एंटागोनिस्ट इसमें नहीं है। मैकबेथ आपका क्या, हीरो ऑफ द प्ले है। दूसरा चीज आपको ये है कि इसके अलावा इसकी एक और आइडेंटिटी, वह क्या है, मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ किंग डंकन। मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ किंग डंकन। मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ किंग डंकन। किंग डंकन की कोर्ट में वह मिनिस्टर है। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, जहां से क्वेश्चन आया हुआ है कि ही हैज बीन एड्रेस्ड, दैट इज कि ही हैज बीन एड्रेस्ड, दिस इज ही, आप इसको ही मानिए। ही हैज बीन एड्रेस्ड, ADDRESSED, he has been addressed as Bellona's bridegroom। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। He has been addressed as Bellona's, BELLONA apostrophe S, Bellona's bridegroom, GROOM। He has been addressed as Bellona's bridegroom। उनको जिस रूप में, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बिल्लोना। बिल्लोना क्या है, गॉडेस ऑफ वॉर, ग्रीक गॉडेस ऑफ वॉर। ग्रीक में युद्ध की देवी का जो नाम है वो बेलोना है। और उसके हस्बैंड, उसके ब्राइडग्रूम के रूप में किसको प्रेजेंट किया गया है, मैकबेथ को। तो राइट डाउन दिस पॉइंट, बेलोना, बेलोना इज
Greek goddess of war. Now I want to know, are you getting my voice? Only one or two person can respond me. It means that you don't face any hurdle or problem. ओके ओके ओके। तो व्हाट आई एम टेलिंग यू कि उसमें एक और चीज प्रेजेंट किया गया कि बेलोना, और बेलोना क्या है, ग्रीक गॉडेस ऑफ वार है जो यहाँ पे। और ये बात किसके द्वारा कही गई है, ये बात सर्जेंट के द्वारा, वुंडेड सर्जेंट, मीन्स ही हैज बीन एड्रेस्ड एज बेलोनाज ब्राइड ग्रूम। इसमें अनडाउटली हाइपरबली है, लेकिन जो है ये बात किसने कही है, सर्जेंट, वुंडेड सर्जेंट ने, वुंडेड सर्जेंट, SERGEANT said it टू किंग डंकन। ये बात वुंडेड सर्जेंट जो है, जो घायल सैनिक है, जब किंग डंकन को युद्ध के बारे में बताता है, तब आप पाएंगे कि वहां पे वह कहता है, और किसको किसको लेकर के कहता है, मैकबेथ को लेकर के करता है। वुंडेड सर्जन सेड इट टू किंग डंकन अबाउट मैकबेथ, आगे आपको लिखना है अबाउट मैकबेथ, अबाउट मैकबेथ। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको और ध्यान में रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट, कि इसके अलावा जो है, जो मैकबेथ है, मैकबेथ को ये भी कहा गया कि बेलोनाज ब्राइड ग्रूम, और एक और उपमा दी गई है, ही फॉट, ये सिमली का भी हिस्सा आता है, लेकिन ये मैकबेथ के बारे में, मैकबेथ में कहा गया ही फॉट लाइक अ लायन इन द बैटल फील्ड, ही फॉट लाइक अ लायन इन द बैटल फील्ड, इन द बैटल फील्ड। बाकी और बहुत सारी चीजें जो आपको समझना है, इविल एम्बिशन उनका वीक पॉइंट है, जिसकी वजह से उनका पतन होता है। इविल एम्बिशन, ये पता ही है कि किंग डंकन का वो मर्डर करते हैं या कराते हैं। उनके अपने जो है लेडी मैकबेथ से रिलेशन कैसे हैं, ये भी आपको पता है कि लेडी मैकबेथ कहीं ना कहीं उसमें ज्यादा मास्कुलिनिटी मास्कुलिनिटी है, ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे लेडी मैकबेथ में ज्यादा पुरुषत्व है, बस इन कंपैरिजन ऑफ मैकबेथ। एक और चीज जो है, जब आपने मैकबेथ पे बात किया, तो मैकबेथ पे इस सब चीजों को करने के बाद दो डायलॉग आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, दैट इज व्हाट, दैट इज अ life is like a walking shadow. Life is, it has been spoken by whom? Life is like a walking shadow. Life is like a walking shadow. It has been spoken by Macbeth. एक और उन्होंने कहा कि लाइफ इज लाइक अ बर्निंग कैंडल। ये मैं एक कैरेक्टर को लेके अभी ऐसे ही बता दे रहा हूँ, बाकी मैं डायलॉग पे जो इंपॉर्टेंट है सब एक जगह करके आपको भेज दूंगा। लाइफ इज लाइक अ बर्निंग कैंडल। एक और उनका इंपॉर्टेंट डायलॉग है, टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो, TOMORROW, टुमारो, टुमारो एंड टुमारो, टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो करके, परहैप्स इस तरह का लाइन है, RROW। तो यू रिमेम्बर दैट कि यू कम विद दीज पॉइंट्स की टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो, दिस पेटी क्रीप, ऐसे ही करके समथिंग ही से, बट रिमेंबर देयर इज अ वर्ड टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो। Next point what I want to say कि except it you will come to know कि there are certain other points, there are certain other things, and what are those points, what are those things कि मैकबेथ के बाद जो है, जो हमें बात करनी है, वो बैंकों को लेकर के करनी है। BANQUO, बैंकों में कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। आपको जो पॉइंट ध्यान में रखना है कि ही इज
इक्विवेलेंट टू मैकबेथ, EQUIVALENT, इक्विवेलेंट टू मैकबेथ, वह मैकबेथ के समकक्ष ही है। बट लॉयल टू किंग डंकन, एक पॉइंट है जरूर लिख लीजिए, ही इज इक्विवेलेंट टू मैकबेथ बट लॉयल टू किंग डंकन। बट लॉयल टू किंग डंकन। he is murdered by he is murdered by Macbeth, but his son Filius escape. But his son Filius escape. Just I want to know कि ऐसा तो नहीं, I am in hurry and writing very fast and then erase, and you are not in position to copy those things which I have been writing on screen. Okay, okay. तो फिलियंस उनका लड़का है, फिलियंस बच जाता है, लेकिन मैकबेथ क्या करते हैं, इनकी हत्या करवा देते हैं। यह एक पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना है। थ्री विचेस ने इनके बारे में भविष्यवाणी की थी कि यू विल यू विल नॉट बी यू विल यू विल नॉट बी द किंग, यू विल नॉट बी द किंग बट योर सन। आप राजा नहीं बनेंगे लेकिन आपके बेटे राजा बनेंगे। ये थ्री विचेस ने इनके बारे में, क्योंकि जब वो वहां से आ रहे थे युद्ध के मैदान से, तो थ्री विचेस ने इनका रास्ता रोका था। कहाँ पे? एक्ट फर्स्ट और सीन थर्ड में। तो उन्होंने मैकबेथ के बारे में कहा था कि तुम तो राजा बनोगे। जब बैंको कहता मैं क्या बनूंगा, मुझे भी तो बताओ। तो थ्री विचेस कहती हैं कि यू विल नॉट बी द किंग बट योर सन विल बी द किंग। एंड वन मोर पॉइंट विच आई वांट टू टेल यू कि दैट इज व्हाट कि इसके अलावा एक और पॉइंट ध्यान में रखना है जो मैकबेथ में इंपॉर्टेंट है, दैट इज द रोल ऑफ लेडी मैकबेथ। जो लेडी मैकबेथ है, ये कॉमन सी बात है कि वाइफ ऑफ मैकबेथ, एंड शी हैज ड्रीम टू बी द क्वीन। बट अगर आप देखेंगे कि इसके बारे में एक चीज लिखा जा सकता है, मास्कुलिनिटी लाइज इन हर कैरेक्टर, MASCULINITY, मास्कुलिनिटी लाइज इन हर कैरेक्टर, masculinity lies in her character in comparison of Macbeth. If the question comes ki who is an emblem of masculinity, then remember that Lady Macbeth is an emblem of masculinity in Macbeth. जो पुरुषत्व है, पुरुषत्व की का प्रतीक मैकबेथ भी नहीं है, जितना ज्यादा पुरुषत्व लेडी मैकबेथ दिखाती है, डॉन का पूरा रोल अदा करती है। लेडी मैकबेथ हैज मास्कुलिनिटी, यहाँ पे मैंने वॉज लिख दिया बट देयर शुड बी हैज। लेडी मैकबेथ हैज मास्कुलिनिटी, लेडी मैकबेथ हैज, इट शुड बी हैज। जहां पे वॉज लिखा गया वहां पे आप हैज कर लीजिए। लेडी मैकबेथ हैज मास्कुलिनिटी इन कंपैरिजन ऑफ मैकबेथ। और एक ये लाइन जरूर ध्यान में लिखिएगा, शी इज एन emblem of masculinity, EMBLEM, emblem of masculinity। वह मास्कुलिनिटी का प्रतीक है, शी इज एन emblem of masculinity। शी sacrifices motherhood। अगर एक क्वेश्चन आता है कि हु सैक्रिफाइसेस मदरहुड इन मैकबेथ, तो लेडी मैकबेथ सैक्रिफाइसेस, SACRIFIC, लेडी मैकबेथ सैक्रिफाइसेस मदरहुड इन मैकबेथ। इन मैकबेथ
अभी मैंने आपको लिखवाया था कि शी बिकम्स मैड इन स्लीप वॉकिंग सीन। आपको सीन याद होगा कि पुटिंग कैंडल ऑन हर हेड एंड ओपनिंग बुक, जस्ट वॉक्स इन मिडनाइट, रीड्स, नो स्लीप कम्स। तो वह एक नेचुरल डिजीज है और वो डॉक्टर कहता है इट्स इनक्यूरेबल, नो मेडिसिन इन द वर्ल्ड इज अवेलेबल विच कैन क्योर द डिजीज ऑफ लेडी मैकबेथ। नेक्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू शेयर विद यू इज आपका एक और कैरेक्टर है दैट इज अ मैलकॉम एंड डोनाल्बियन। मैलकॉम एंड डोनाल्बियन, two sons of Macbeth, two sons of King Duncan, two sons of King Duncan। और जब किंग डंकन का मर्डर होता है तो दोनों जो है क्या करते हैं, दे लीव स्कॉटलैंड एंड सेटल डाउन इन 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 इंग्लैंड एंड आयरलैंड। ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा। आफ्टर द डेथ, आफ्टर द मर्डर, नॉट मर्डर बल्कि जो वर्ड यूज किया जाता है एजाजिनेशन, ASSASSINATION, आफ्टर द एजाजिनेशन। किसी भी राजनैतिक आदमी की जब हत्या होती है जो बड़ी पोस्ट पर होता है तो उसके लिए मर्डर वर्ड नहीं बल्कि क्या वर्ड यूज किया जाएगा, एजाजिनेशन। आफ्टर द एजाजिनेशन ऑफ किंग डंकन, his two sons his two sons leave Scotland and settle down in and settle down SETTLEDOWN and settle down in Ireland and England। आयरलैंड और इंग्लैंड में सेटल डाउन हो जाते हैं। देयर इज अनदर कैरेक्टर मैकडफ। जो मैकडफ नाम का कैरेक्टर है, अ ग्रेट वॉरियर एंड पैट्राइट। अगर एक क्वेश्चन आता है कि मैकबेथ में सबसे बड़ा देशभक्त कौन है, तो मैकडफ से बड़ा देशभक्त कोई नहीं। अ ग्रेट वॉरियर एंड पैट्राइट, ही लॉसेस हिज वाइफ एंड सन। ही लॉसेस, LOSES, ही लॉसेस हिज वाइफ एंड सन। वो अपने बेटे और अपनी पत्नी को खो देता है। मैकबेथ उसके उसके उसकी बेटी और पत्नी की हत्या करवा देता है और वह जाता है, रिक्वेस्ट करता है माइलकॉम और डोनाल्बियन से कि हम आप लोग वापस आइए और संभालिए। लेटर ऑन वी कम टू एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैकबेथ इज मर्डर बाय whom? We come to know Macbeth was murdered by Macduff। Macbeth was murdered, MURDERD, murdered by Macduff। क्योंकि थ्री विचेज ने कहा था कि जो समय से पूर्व जन्म लिया होगा वही तुम्हारा मर्डर करेगा। तो समय से पूर्व जन्म किसने लिया था? मैकडफ ने। मैकडफ वॉज बॉर्न, अच्छा सर, वॉज बॉर्न बिफोर द नेचुरल प्रोसेस ऑफ बर्थ।
मैकडफ वॉज बॉर्न बिफोर द नेचुरल प्रोसेस ऑफ बर्थ। जो नेचुरल प्रोसेस है बर्थ का, उससे उसका जो जो प्रोसेस है उससे पहले, द नेचुरल प्रोसेस ऑफ बर्थ। द नेचुरल प्रोसेस ऑफ बर्थ। इसके अलावा एक दो और माइनर कैरेक्टर्स हैं, उस पर बहुत ज्यादा जाने की कोशिश नहीं करना है, लेकिन फिर भी मैं उसको बताऊंगा जरूर। एक तो उसमें से एक कैरेक्टर है रॉस, एक कैरेक्टर है डॉक्टर, और एक कैरेक्टर है हिकेट। हिकेट से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, डॉक्टर का कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। डॉक्टर जो है वो जानते ही है, लेडी मैकबेथ के लिए इलाज के लिए आता है। हिकेट जो है ये क्या है? हिकेट इज द मिस्ट्रेस ऑफ थ्री विचेस। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हु इज द मिस्ट्रेस ऑफ थ्री विचेस? हिकेट इज द मिस्ट्रेस ऑफ थ्री विचेस। जो हिकेट है वह मिस्ट्रेस है, किसकी मिस्ट्रेस है? थ्री विचेस की। हिकेट इज द मिस्ट्रेस ऑफ थ्री विचेस। तो कैरेक्टर में यू विल कम टू नो कि कैरेक्टर कौन कौन से हैं। कैरेक्टर आपका रॉस है, कैरेक्टर और कौन सा है? डॉक्टर है, और कैरेक्टर आपका क्या है? हिकेट है। तो यू विल कम टू नो कि सच अ टाइप ऑफ कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है, इफ यू रिमेम्बर दैट, कि कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमें इससे रिलेटेड ध्यान में रखना चाहिए, उसमें यह है कि फिलियंस के बारे में मैंने बता दिया था। एक सेटन करके है, एक सेटन कैरेक्टर है जो मैकबेथ का अटेंडेंट है। सेटन, SEYTON। सेटन और सर्जेंट में आपको फर्क होना चाहिए। सर्जेंट जो था वह वुंडेड सोल्जर था, जो एक्ट फर्स्ट के सीन सेकंड में आया है। लेकिन जो सेटन है ये क्या है? एन अटेंडेंट ऑफ मैकबेथ। एन अटेंडेंट, एन अटेंडेंट ऑफ मैकबेथ। तो इन सारी चीजों को मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं आपको इसके अलावा एक चीज ये भी ध्यान में रखना है कि क्रिटिक्स ने क्या कहा है। सैमुअल जॉनसन एक क्रिटिक है, वो कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैकबेथ इज आउट ऑफ अ हीरो एंड आउट ऑफ विलेन। ये स्टेटमेंट पूछा जा चुका है यूजीसी नेट में, कि देर इज अ क्रिटिक डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, SAMUEL, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैकबेथ इज आउट ऑफ अ हीरो एंड आउट ऑफ विलेन। मैकबेथ इज आउट ऑफ हीरो एंड आउट ऑफ विलेन। ये बात किसने कही है? ये बात डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कही है। एक और क्रिटिक है जिनका नाम है AC ब्रैडली। वो मैं पहले भी लिखवाया था। AC ब्रैडली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिक है, किसके ऊपर? शेक्सपियर की ट्रेजेडी के ऊपर। AC ब्रैडली ने एक किताब लिखा है जिसका नाम है, मैं यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ, AC ब्रैडली रोट अ बुक शेक्सपियर एंड ट्रेजेडी। SHAKESPEAREAN, शेक्सपियर एंड ट्रेजेडी। AC ब्रैडली ने जो किताब लिखा उसका नाम है शेक्सपियर एंड ट्रेजेडी। और जो यह शेक्सपियर एंड ट्रेजेडी है, यह किताब 1904 में आई है। ये क्वेश्चन 2 बार PGT में आया हुआ है। और AC ब्रैडली ने मैकबेथ के बारे में जो कहा है, उन्होंने कहा कि मैकबेथ इज द डार्केस्ट शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर। इट इज द डार्केस्ट एंड शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर। ये 2 वर्ड ध्यान में रखना, डार्केस्ट एंड शॉर्टेस्ट। इट इज द डार्केस्ट एंड शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर।
Tragedy of William Shakespeare. Macbeth is the darkest and shortest tragedy of William Shakespeare. इसके अलावा जो है एक और चीज ध्यान में रखना है, it is a tragedy of exploit to personality. It is it is a tragedy. It is a tragedy of exploit personality. It is a tragedy of exploit personality. Are you getting my voice? Actually, I just get on my screen key unstable network. Then I just came to know ki is there any problem? So it is a tragedy of what? It is a tragedy of exploit personality. Okay, okay. लेट मी कंप्लीट आई विल टेक ओनली 2 or 3 minutes जिसमें मैं आपको कम से कम मैकबेथ और शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में कंप्लीट कर दूं, कुछ रह ना जाए, एक प्ले हो जाए। अब इसके बाद आपको किस पर आना है? अब हम लोग इंपॉर्टेंट लाइंस पर आ रहे हैं। हमने आपको क्या क्या बताया? सेटिंग बताया, थीम बताया, कैरेक्टर बताया और उसके अंदर की जो इंपॉर्टेंट सीन्स थी वो सब मैंने डील किया। अब मैं जो आपको जा रहा हूँ बताने इंपॉर्टेंट लाइंस, इवन मैंने और कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस आपसे डिस्कस कर लिया। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, लाइफ इज लाइक अ वॉकिंग शैडो, लाइफ इज लाइक अ बर्निंग कैंडल। मैंने असाइड और सालिलिकी मैंने डिस्कस किया। लेकिन एक और है जो बोला गया, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। एक कई बार पूछा जा चुका है। लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फरी। जीवन एक ऐसी कहानी है जो किसी मूर्ख ने गढ़ी है, जिसमें केवल शोर शराबा है और कुछ नहीं। फुल ऑफ साउंड एंड फरी। ये बात किसने कही है? मैकबेथ। मैडम, इज इट विजिबल? लाइफ इज टोल्ड टेल लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फरी। आई एम राइटिंग अगेन। फुल फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। यहाँ पे फ्यूरी माने एंगर से है, मेकिंग नॉइस, ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। बाकी आपको ये पता है कि जो है ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया, ये बार बार वही लिखना कोई बड़ी चीज नहीं है। एक और जो इम्पोर्टेंट लाइन है, लाइफ इज लाइक अ बर्निंग कैंडल, अभी मैंने बताया था, ये भी मैकबेथ का ही है। हाँ, ये मैकबेथ ने बोला, मैकबेथ ने। एक और इम्पोर्टेंट लाइन है जो बहुत ही, जो देखिए जितनी इम्पोर्टेंट है जो पूछी गई है, वरना पूरा तो प्ले ही लाइनों से भरा हुआ है, सब तो कवर नहीं किया जा सकता, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछी जाने के चांसेस हैं, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। एक और इम्पोर्टेंट लाइन है कि द होल अर्थ इज लाइक अ स्टेज। द होल अर्थ इज लाइक अ स्टेज। The whole earth is like a stage, and we are the players of that stage, and we are mere players, and we are mere players।
ये बात आपको एज यू लाइक इट में भी मिलेगी और ये बात आपको यहाँ पर भी मिलेगी। ये किसने कहा, ये भी बात किसने कही है, मैकबेथ ने कही है। हाँ एम ई आर ई मियर, हाँ एम ई आर ई मियर माने केवल। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि किंग नोज नो किंगशिप। किंग नोज, राजा रिश्तेदारी ने, किंग नोज नो किंगशिप, KINSHIP, राजा रिश्तेदारी नहीं जानता है। किंग नोज नो किंगशिप। एक मैंने लिखवाया था वो अधूरा रह गया था, टुमारो वाला, वो कई बार पूछा जा चुका है तो मैं उसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आप उसको ध्यान से लिखिएगा, 3 बार तो टुमारो आपको लिखना ही है, या फिर से मैं पूरा लिख दे रहा हूँ। टुमारो, कामा टुमारो, टुमारो। देखिए एक फायदा इस पे हुआ कि कोई हर्डल नहीं, आप लगातार क्लास नहीं तो फिर से ज्वाइन करिए, फिर से उसमें दिक्कत आती थी 40 मिनट्स का। टुमारो टुमारो टुमारो, तीनों में एंड लगा दीजिएगा, टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो, मैं वहां पे भी मिस किया था, या एंड टुमारो। यहां तक मैंने लिखवाया था, आगे क्या है, क्रीप्स इन दिस प्रेटी स्पेस, क्रीप्स इन दिस प्रेटी स्पेस फ्रॉम डे टू डे, creeps in this pretty pace, sorry, pretty pace from day to day, from day to day, this is very important। ये लाइन कई बार आई हुई है, पूछा गया है। एक जो है डायलॉग है, जब किंग डंकन जो है मैकबेथ के महल में आता है तो किंग डंकन कहते हैं, द कैसल हैज अ प्लीजेंट सीट। ये आयरनी है, द कैसल हैज अ प्लीजेंट, PLEASANT, द कैसल हैज अ प्लीजेंट सीट। इसमें आयरनी है। ये बात किंग किंग डंकन ने कही, इसको लिख लीजिएगा, इट वाज सेड बाय हूम, इट वाज सेड बाय किंग डंकन, द कैसल हैज अ प्लीजेंट सीट। क्यों जो है, क्योंकि किंग डंकन को लगता है कि यह महल बहुत अच्छा है, जबकि उसी महल में उसकी हत्या होती है। तो आयरनी क्या है, आयरनी एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें 2 मीनिंग होती है, मीनिंग ऑन सरफेस और मीनिंग अंडर सरफेस। या हेलो, आवाज ब्रेक हो रही है, या एनी अदर पर्सन कैन रिस्पॉन्ड मी। नहीं सर, ओके है, अभी क्लियर है सर। अच्छा अच्छा, ओके। तो आई थिंक कि सर टुमारो टुमारो, सर टुमारो टुमारो ये कौन बोल रहा है सर? ये मैकबेथ का है, मैकबेथ का, मैकबेथ का। आई थिंक, कौन सा, स्वीट वाला, प्लीजन सीट वाला, किंग डंकन ने। सर डे टू डे जिसमें है। डे डे टू डे, वही टुमारो एंड टुमारो वाला है, मैकबेथ का है। मैंने वही लिखवाया था मैडम पूरा, कि टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो क्रीप्स इन दिस प्रेटी पेस फ्रॉम डे टू डे, वो पूरा एक डायलॉग है। मैं आगे बढ़ूं,
और किसी को कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, ओके ओके। एक्चुअली आई एम गेटिंग सो मेनी कॉल्स, जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, अब पता नहीं व्हाट द प्रॉब्लम दे हैव। इवन बिफोर 10 days ago I just drop message in WhatsApp group ki join this app, but why the people were sleeping like Lady Macbeth, I don't know. Now they are just calling me ki join me. So how is it possible? Should I take class or should I go back and join them? There is another quotation that is very important. There is no art to find mind's construction. There is no art to find mind's construction. There is no art to find mind's construction. Construction. There is no art to find mind's construction, and write down उसी के आगे, in the face he was a gentleman. In the face he was a gentleman. In the face he was a gentleman, and whom I built an absolute trust. And whom I built an absolute trust. This is ये जो है, ये जो डायलॉग है, ये डंकन के द्वारा, किंग डंकन के द्वारा बोला गया है कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, कोई ऐसी कला नहीं जो हम समझ पाए। देयर इज नो आर्ट टू फाइंड माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फेस ही वाज अ, देखने में तो वह भोला भाला चेहरा था, और जिस पर मैंने बहुत ज्यादा विश्वास किया, और बाद में वही जो है मैकबेथ उनकी हत्या करा था, जिसको लेके ये बात रही है। एक लास्ट बस लाइन में बोलूंगा, दैट इज हैड आई बट डाइड, had I but died, had I but died, an hour before this chance, an hour before this chance, before this chance, chance, I had lived a blessed time. I had lived a blessed time. ये किसके द्वारा बोला गया? इट हैज बीन स्पोकन बाय मैकबेथ। मैकबेथ किंग डंकन से कहता है कि जो कुछ भी दिया गया है सब आपके द्वारा ही दिया गया है, और वो कहता है कि काश मैं मर जाता जब आपकी ब्लेसिंग प्राप्त करने से पहले, मतलब इतना आपने मेरे ऊपर उपकार किया, कहीं मैं इस उपकार में दब के मर ना जाऊं। तो वो बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करता है, और मैकबेथ किंग डंकन का विश्वास जीतता है, बाद में उसी का ही मर्डर करता है। तो इस तरह की चीजें जो है वी कम टू नो। तो आई हैव जस्ट कंप्लीटेड पूरा का पूरा चीज। इससे रिलेटेड मैं एक और चीज लिख दूं कि मैंने बताया था डायलॉग में जो पूछा गया है, एक वर्ड होता है सॉलिलिकी। इसकी डिफिनीशन आप जान लीजिए। सच डायलॉग्स, सॉलिलिकी उन डायलॉग्स को कहा जाता है, सच डायलॉग बात ब्रेक हो रही है।
Such dialogues which are spoken by, जा रही मेरी आवाज? हेलो, आवाज मेरी जा रही है? Such dialogues which are spoken by characters on the stage when they are alone. When they are alone, जब वे अकेले हैं तब। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया ना। इट रिवील्स what is occurring in in his heart, what is occurring in their mind, what is occurring उनके दिमाग में जो चलता रहता है उसको वो बोलते what is occurring in their mind। असाइड बिल्कुल इसके विपरीत होगा। असाइड भी आप लिख लीजिए। सच डायलॉग्स spoken by any character on the stage in the presence of other character। in the presence of other character, but the speaker makes a distance with the remaining character। बट द स्पीकर मेक्स डिस्टेंस, जो स्पीकर होगा वह उन कैरेक्टर से थोड़ी दूरी बना लेगा जो स्टेज पर मौजूद रहते हैं। मेक्स डिस्टेंस विद द रिमेनिंग कैरेक्टर ऑन द स्टेज। इन दिस वे यू कम टू नो अबाउट व्हाट, इन दिस वे यू कम टू नो अबाउट शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। और पूरा मैकबेथ आपका जितना भी चीजें थी वो जो है मैंने कवर किया है। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ अपने हर लेक्चर में कि नो लेक्चर इज सफिशिएंट एंड नो टीचर इज परफेक्ट। इफ यू गेट एनी एक्स्ट्रा मैटर तो ये आपकी जिम्मेदारी। अगर आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है, कहीं पे कुछ और भी चीजें आपको पढ़ते हुए मिल जाती हैं, तो आपकी ये ड्यूटी है कि आप उसके आगे उसको ऐड कर लीजिएगा। So I think you all have enjoyed this session. Now I am binding और जस्ट थोड़ा सा मैं आपका फीडबैक जरूर लेना चाहूंगा कैसे, चूंकि इसको भी मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। अगर ये रिकॉर्ड हुआ होगा तो जरूर ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। कल का भी लेक्चर रिकॉर्ड हुआ लेकिन कल थोड़ा सा हार्डल ज्यादा था उसमें, लेकिन फिर भी मैं उसको भेज दूंगा।